क्यों? आज हम लोग भारतीय संविधान में राज्य की अवधारणा की चर्चा करेंगे और ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारतीय संविधान राज्य को एक से अधिक अर्थों में प्रयुक्त करता है और इसके लिए संविधान की दो धाराओं का उल्लेख करना उचित होगा। अनुच्छेद 1 या आर्टिकल 1 कहता है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। अर्थात यहाँ पे स्टेट नहीं, स्टेट्स शब्द का प्रयोग किया गया है, राज्य को प्लूरल सेंस में प्रयोग किया गया है और यहाँ पे एक से अधिक राज्यों का उल्लेख यहाँ पे हमको आर्टिकल 1 में दिखाई देता है। और जाहिर है कि यहाँ जिन राज्यों का उल्लेख किया गया है वो हमारे संघ की इकाइयों के रूप में किया गया है, संघ की इकाइयों के लिए किया गया है। दूसरा प्रयोग हम लोग आर्टिकल 12 में देखते हैं, अनुच्छेद 12 में देखते हैं, जिसमें कहा गया है कि जो हमारा ये फंडामेंटल राइट का ये जो चैप्टर है, भाग 3 और भाग 4 जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ का जो चैप्टर है, उसके लिए कुछ अधिकार दिए गए हैं और फंडामेंटल राइट सेक्शन के जो अधिकार हैं उसके लिए हमारा संविधान कहता है कि इन अधिकारों को सुनिश्चित करना राज्य का धर्म है और अगर कोई वायलेशन इसका होता है तो राज्य अगर इसका वायलेशन करता है तो उसको अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आर्टिकल 32 के अंतर्गत उसको आप जाके सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में सीधे रेट कर सकते हैं कि हम राज्य ने हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन किया है। इसी प्रकार से जब राज्य की बात आती है और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ की बात आती है तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी भी लागू करने की जिम्मेदारी संविधान ने राज्य को ही दिया है। और जैसा कि आप देखते हैं कि बहुत सारे जो इकोनॉमिक राइट्स हैं वो और या बहुत सारे और जो निर्देश हैं वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में दिए गए हैं। जैसे कि आजकल आपने देखा कि कॉमन सिविल कोड भी संविधान में रखा हुआ है, संविधान के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पे दिया हुआ है और राज्य को ये निर्देश दिया हुआ है संविधान के द्वारा कि आप इस कॉमन सिविल कोड को जल्दी से जल्दी बनाएं। लेकिन अभी काफ़ी समय हो गया हमारे देश में और अब जाके ये मुद्दा ऐसा लगता है कि संभवतः अब सरकारें इस पे जो है थोड़ा ध्यान दे रही हैं और लोगों के अंदर एक माहौल बन रहा है, विमर्श बन रहा है, समझ बन रही है कि हाँ भाई कॉमन सिविल कोड के बारे में चर्चा करते हैं, क्या होगा नहीं बनेगा, कानून बनेगा वो तो वक्त बताएगा, लेकिन इस पर चर्चा होना कम से कम शुरू हो गया है। तो भाग 3 और भाग 4 में फंडामेंटल राइट्स में और डायरेक्टिव प्रिंसिपल में जो भी बातें कही गई हैं उन सब की जिम्मेदारी राज्य की है और उस राज्य को परिभाषित करते हुए अनुच्छेद 12 आपसे बात करता है और कहता है कि हम उस राज्य की बात करते हैं जो कि जिसमें मौलिक अधिकारों को लागू करने की और नीति निर्देशक तत्वों को पालन करने की ज़रूरत है। संविधान में इसके अलावा जहाँ जहाँ राज्य की संदर्भ अलग आए हैं वहाँ वहाँ अलग अलग संदर्भों में राज्य को उल्लिखित किया गया है। समझते हैं कि अनुच्छेद 12 में, आर्टिकल 12 में राज्य को कैसे परिभाषित किया है हमारे संविधान ने। तो हमारे राज्य को 4 तरीके से परिभाषित किया है संविधान आर्टिकल 12 ने और ये कहता है कि जब तक हमारा इस संविधान में इस कोई अलग से और कॉन्टेक्स्ट ना हो तब तक हम राज्य को क्या क्या समझेंगे, राज्य का मतलब क्या होगा। जब संविधान में कोई अलग संदर्भ में राज्य का प्रयोग किया गया है तो उस संदर्भ में उस राज्य को आप समझिए, लेकिन जब सामान्य रूप से हम राज्य का प्रयोग करते हैं संविधान में तो हम क्या समझेंगे। पहली चीज़ हम ये समझेंगे कि भारत सरकार की जो कार्यपालिका है और भारत सरकार की जो संसद है वो हम समझेंगे। दूसरा, जितने राज्य हैं उन राज्यों की जो व्यवस्थापिकाएं हैं और उन राज्य की जो कार्यपालिकाएं हैं हम उनको राज्य के अंतर्गत रखेंगे। तीसरा, कि जो स्थानीय सरकारें हैं, जितने भी लोकल गवर्नमेंट्स हैं और वो सारे के सारे इसमें रखे जाएंगे। और अदर अथॉरिटीज़, एक संविधान ने फ्रेज़ किया है, अन्य जो अथॉरिटीज़ हैं, प्राधिकरण हैं, उनको भी इसकी सीमा में रखा जाएगा और वो तमाम स्थानीय स्तर पे या अन्य जो प्राधिकरण हैं जो भारत सरकार के अंतर्गत नियंत्रण में आते हैं उनको भी हमको रखा जाएगा। तो भारत सरकार की व्यवस्थापिका कार्यपालिका, राज्यों की व्यवस्थापिका कार्यपालिकाएं, तमाम लोकल गवर्नमेंट और देशी रियासतों की, क्योंकि संविधान जिस समय बना था उस समय देशी रियासतें भी थे, उनके भी व्यवस्थाएं कार्यपालिकाएं, स्थानीय सरकारों की व्यवस्था, जो भी स्थानीय सरकारें हैं अब तो संवैधानिक रूप से वो मान्य है। म्यूनिसिपैलिटीज़ और पंचायतों के लिए 73rd और 74th अमेंडमेंट के बाद आप देखते हैं कि बाकायदा एक संवैधानिक स्थिति उनकी बन गई हुई है। तो वो सारे के सारे और उनके जो सारे लोकल बॉडीज़ हैं वो इसके अंतर्गत आएंगे।
और भारत सरकार के नियंत्रण में जितने भी स्थानीय सरकारें हैं वो सारे के सारे स्थानीय सरकारों वाले जो प्राधिकरण हैं वो सारे के सारे भारत सरकार के जो नियंत्रण में है वो भी इसमें आएंगे। तो इस प्रकार से भारत के क्षेत्र में या भारत सरकार के नियंत्रण में ये दोनों चीज़ें अलग अलग। भारत के क्षेत्र का मतलब क्या हुआ कि किसी स्टेट में, किसी जो है यूनियन टेरिटरी में कहीं भी कोई भी ऐसा प्राधिकरण है जो कि लोकल अथॉरिटी के अंतर्गत आता है या अन्य अथॉरिटीज़ के अंतर्गत आता है तो वो भी राज्य की परिभाषा में आएगा और इस प्रकार से भारत सरकार के जो नियंत्रण में है वो तो आएगा ही। तो ये 4 प्रकार से 4 कंपोनेंट्स को परिभाषित किया गया है और इसीलिए जहाँ जहाँ अलग कोई संदर्भ है वहाँ तो अलग संदर्भ में समझा जाएगा। लेकिन जैसा कि डॉक्टर अम्बेडकर ने अपना बताया कि भाई अभी जो फ़िलहाल हम लोग इसको आर्टिकल 12 में फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर में इसको यूज़ कर रहे हैं, वो इसको इसीलिए यूज़ कर रहे हैं कि हम इसका एक विशेष संदर्भ देना चाहते हैं और इसको हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि हर नागरिक को ये अधिकार होना चाहिए कि वो अपने राइट को सुनिश्चित करे, राज्य से मांग करे कि आप हमारे राइट को सुनिश्चित करें। और ये भी कि जो भी मौलिक अधिकार हैं वो सभी अथॉरिटीज़ पे, जो भारत सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकारों के अलावा अन्य जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं उन पे भी बाइंडिंग होना चाहिए कि वो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन न करें और मौलिक अधिकारों का अनुपालन सुनिश्चित करें। ये 2 बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें डॉक्टर अम्बेडकर ने बताई थी। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये आती है कि जो अदर अथॉरिटीज़ का कंसेप्ट है, उस अदर अथॉरिटीज़ को हम लोग समझेंगे कि अदर अथॉरिटीज़ जो है वो अदर अथॉरिटीज़ क्या होती हैं। ये सब समझ में आता है, केंद्र सरकार समझ में आती है, राज्य सरकार समझ में आते हैं या लोकल अथॉरिटी समझ में आती है, लेकिन अदर अथॉरिटीज़ क्या है जो भारत सरकार के या भारत क्षेत्र के अंतर्गत निर्मित होते हैं, इस पर विवाद रहा है और इस पर न्यायपालिका ने समय समय पर अपने निर्णय दिए हैं। सबसे पहला निर्णय हम लोग को यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास बनाम शांताबाई केस में मिलता है, जिसमें कि मद्रास हाई कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि वे सभी प्राधिकरण, वे सभी अभिकरण राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आएंगे जो वही कार्य करते हैं, वैसे ही प्रशासनिक कार्य करते हैं, वैसे ही तमाम काम करते हैं जो कि एक शासकीय संस्था करती है। अर्थात सरकार जिस प्रकार का काम करती है, सरकार क्या काम करती है, संप्रभु अधिकारों का प्रयोग करती है। तो जो लोग संप्रभु अधिकारों का प्रयोग करते हैं, अर्थात जो लोग शासकीय कार्यों का प्रयोग करते हैं, कानून बनाते हैं, उसको लागू करते हैं, उस पर किसी प्रकार से दंड देने की स्थिति में है, वो सारे के सारे लोग राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आएंगे। और इस प्रकार का निर्णय देते हुए मद्रास हाई कोर्ट ने एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जिसको एजुस डेम जेनेरिस कहते हैं, अर्थात समान प्रकार के जो कार्य होते हैं वो सब एक वर्ग में आते हैं। इसी तरीके से जो समान प्रकार के कार्य करने वाली संस्थाएं हैं वो भी सब एक वर्ग में आएंगी, अर्थात राज्य की श्रेणी में आएंगी। ये यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस शांताबाई केस में मद्रास हाई कोर्ट ने निर्णय दिया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस निर्णय को रिजेक्ट कर दिया उज्जमाबाई वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के केस में, और ये कहा कि ये जो केंद्र सरकार, राज्य सरकार और प्रांतीय सरकारें हैं, इनका सबका अलग अलग फंक्शन का नेचर है, इसलिए कोई कॉमन कॉर्ड ऐसा नहीं है, कोई जेनरिक चीज़ ऐसी नहीं है जो हम कह सकें कि सॉरी कि यही चीज़ तीनों में पाई जाती है और हम बता सकें कि वही चीज़ अगर किसी चौथी अभिकरण में पाया जाता है तो उसे भी हम राज्य कह सकते हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिजेक्ट कर दिया इस केस में। और फाइनली कि राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्सेस मोहनलाल का एक केस हुआ, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत इंटरेस्टिंग जजमेंट दिया और उसमें इंटरेस्टिंग जजमेंट उन्होंने ये दिया कि मद्रास हाई कोर्ट वाला जो केस था उसको तो उन्होंने रिजेक्ट कर ही दिया, लेकिन उन्होंने ये कहा कि देखिए वो तमाम ऐसे कार्य जो कि कोई संस्था करती है, भले ही वो चाहे संप्रभु शक्तियों का प्रयोग न कर रही हो या उसमें गवर्नेंस का कोई एलिमेंट ना हो, लेकिन वो ऐसे कार्य कर सकती है जो कि व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन कर सके। और अगर कोई संस्था इस प्रकार का कार्य करती है, मौलिक अधिकारों का हनन करती है किसी व्यक्ति या नागरिक के, तो जाहिर है कि उस संस्था को भी राज्य की परिधि में लाना ज़रूरी है। और उसमें जब किसी संस्था को, जब किसी अभिकरण को हम राज्य की परिधि में लाएंगे तो हम उसमें 3 चीज़ें प्रमुख रूप से देखेंगे। पहली चीज़ ये देखेंगे कि वित्तीय रूप से
उस पर भारत सरकार का या किसी सरकार का नियंत्रण है कि नहीं। दूसरा, उसके कार्य करने की जो शैली है, उस कार्य करने की शैली में सरकार का कितना हस्तक्षेप है। और तीसरा, कि उस अभिकरण में प्रशासकीय नियंत्रण सरकारों का कितना है। तो अगर किसी अभिकरण में वित्तीय, प्रशासकीय और कार्यकारी, ये तीनों प्रकार के नियंत्रण या उसमें से कोई भी एक प्रकार का नियंत्रण हमको दिखाई देता है जिससे उस सरकार का उस अभिकरण पे दबदबा प्रतीत होता है, वर्चस्व प्रतीत होता है, डोमिनेंस दिखाई देता है, तो वो अथॉरिटी जो है वो राज्य की परिधि में आएगी। और इस प्रकार से उन्होंने ये भी कहा कि भाई बहुत सारे जो एलपीजी के पहले के जो कार्य थे जो सरकारें किया करती थी, अब प्राइवेटाइजेशन और उदारीकरण, लिबरलाइजेशन होने की वजह से वो सारे के सारे पब्लिक प्लेयर्स, पब्लिक एक्टर्स के पास आ गए हैं, प्राइवेट पार्टीज़ के पास आ गए हैं। तो पहले वही काम सरकारें करती थी तो लोगों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता था, तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे। अब प्राइवेटाइजेशन के बाद, लिबरलाइजेशन के बाद, ग्लोबलाइजेशन के बाद उन्हीं कार्यों को अब एक प्राइवेट संस्था कर रही है और वो मौलिक अधिकारों का अगर हनन करती है तो आप सुप्रीम कोर्ट के पास क्यों नहीं आ सकते। और इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे कॉरपोरेशंस को, जैसे उदाहरण के लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन है या ओएनजीसी है या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, बहुत सारे इस प्रकार के कार्यालयों, अभिकरणों को उन्होंने राज्य के दायरे में लाया और ये कहा कि भाई ये सब भी राज्य माने जाएंगे। एक बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट इस पूरे डिस्कशन का ये है कि जब राज्य को परिभाषित किया जाता है तो ये पूछा जाता है प्रायः कि न्यायपालिका राज्य का अंग है कि नहीं। अर्थात जब राज्य की हम बात करते हैं उदाहरणात्मक स्तर पे, तो न्यायपालिका उसका अंश, अंग है या नहीं। बचपन से आप लोग पढ़ते आए होंगे कि सरकार के 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। अब जब सरकार के 3 अंग होते हैं और न्यायपालिका भी सरकार का एक अंग ही है और सरकार राज्य का प्रतिनिधि है, राज्य को तो किसी ने देखा नहीं, राज्य तो एक अमूर्त परिकल्पना है। जब हम राज्य की बात करते हैं तो हम राज्य के अंदर 4 तत्व की बात करते हैं कि भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। और इस प्रकार से जब हम संप्रभुता की बात करते हैं, जब हम सरकार की बात करते हैं, तो जाहिर है कि सरकार में न्यायपालिका भी आ जाती है। तो इस प्रकार से न्यायपालिका को हम कह सकते हैं कि सरकार का एक अभिन्न अंग है और सरकार राज्य का प्रतिनिधि है, तो न्यायपालिका भी राज्य का एक प्रकार से प्रतिनिधि हुआ। लेकिन हमारा जो संविधान है, अनुच्छेद 12 जो है, आर्टिकल 12, उसमें हमारे संविधान निर्माताओं ने स्पष्ट रूप से न्यायपालिका को सम्मिलित नहीं किया है। उन्होंने लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव ऑफ द यूनियन को रखा है, उसमें लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव ऑफ द स्टेट्स को रखा है, उसमें लोकल गवर्नमेंट्स को रखा है, अन्य प्राधिकरणों को रखा है। लेकिन उन्होंने वो न्यायपालिका को भी तो कह सकते थे कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी ऑफ द यूनियन। एक ही हमारे पास तो इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, तो वो बड़े आराम से इसको कह सकते थे कि न्यायपालिका भी इसका अंग है। लेकिन नहीं, उन्होंने न्यायपालिका का स्पेसिफिक उल्लेख नहीं किया, इसीलिए ये कन्फ्यूजन बना हुआ है। और न्यायपालिका को तो इसमें आनंद ही है, क्योंकि न्यायपालिका अपने को स्टेट से अलग समझती है कि हम स्टेट नहीं हैं। और जब भी ये बात होती है कि भाई जुडिशरी क्यों अलग है, क्या वो अदर अथॉरिटीज़ में आएगी, क्या जुडिशरी का इतना हल्का स्तर हो गया कि उसको हम एक मेजर इंस्टीट्यूशन अथॉरिटी के रूप में नहीं, अदर अथॉरिटी के रूप में उसको परिभाषित करेंगे। क्योंकि जुडिशरी कानून के अंतर्गत बनाया गया है। जुडिशरी पावर, जुडिशल एक्सरसाइज, अथॉरिटी को एक्सरसाइज करती है, कानून बनाती है। आप सभी लोग जानते हैं कि न्यायपालिका के निर्णय हमारे लिए बाधित होते हैं, हमारे लिए मानना एक बंधन है, वो भी संविधान के बराबर उसकी मान्यता होती है, कानून के बराबर उसकी मान्यता होती है। तो बहुत सारा, और ऐसा करने में न्यायपालिका कभी कभी डिस्क्रिमिनेशन भी कर सकती है और हो सकता है कि वो हमारे अधिकारों, मौलिक अधिकारों का भी हनन कर सके, ऐसा संभव है। बहुत सारे लीगल एक्सपर्ट्स मानते हैं कि जब न्यायपालिका को कानून बनाने का अधिकार है और तमाम कोर्ट की व्यवस्थाओं को और प्रक्रियाओं को नियमित करने का अधिकार है, अपने स्टाफ को अपॉइंट करने का अधिकार है, उनके सर्विस कंडीशंस को तो एक प्रकार से न्यायपालिका भी तो बहुत सारे रूल, रेगुलेशंस, कानून बनाती है, तो क्यों उसको राज्य के परिधि से बाहर होना चाहिए। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने जुडिशियल और नॉन जुडिशियल फंक्शंस में डिफ्रेंशिएशन किया है, अंतर किया है। और कोर्ट ने ये माना है कि जब वो न्यायिक कार्य कर रहे होते हैं
तब वो स्टेट नहीं होते हैं, वो कुछ और होते हैं। क्या होते हैं? वो एक अपने को अलग चीज़ मानते हैं स्टेट से, कि हम स्टेट से अलग होते हैं, अलग स्टेट के ऊपर हम एक प्रकार से अपना नियंत्रण रखते हैं, क्योंकि हम स्टेट नहीं है उस समय जब हम जजमेंट दे रहे होते हैं। लेकिन जब हम जजमेंट नहीं दे रहे होते, जुडिशियल फंक्शन नहीं कर रहे होते हैं, और जब हम एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन कर रहे होते हैं, तब हम जो है वो वास्तव में स्टेट के पार्ट होते हैं। ये बड़ी अजीब सी बात है, लेकिन है। सुप्रीम कोर्ट की ऐसी ही मान्यता है कि जुडिशियल फंक्शन में वो स्टेट नहीं है, नॉन जुडिशियल फंक्शन में वो अपने को स्टेट मानते हैं। और इसलिए जो जुडिशियल फंक्शन वो करते हैं, जो निर्णय वो देते हैं, अगर उस निर्णय से आपके मौलिक अधिकार भी हनन होते हैं तो हों, आप उन अधिकारों उसके विरुद्ध न्यायालय में नहीं रिट दाखिल कर सकते हैं। तो ये एक अजीब सी बात है। लेकिन हाँ, अगर उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव कोई रूल बनाया है और जुडिशरी आपको लगता है कि उस एडमिनिस्ट्रेटिव रूल से उन आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है, तो आप उन रूल्स के अगेंस्ट जाके सुप्रीम कोर्ट में अपने मौलिक अधिकारों की संरक्षण के लिए रिट कर सकते हैं। तो ये एक डाइकोटमी सुप्रीम कोर्ट ने मेंटेन की है। एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं जो कि जिनकी ख्याति है पूरे देश में, आप लोगों ने भी नाम सुना होगा, एच.एम. शेरवाई, और बड़े एमिनेंट जूरिस्ट रहे हैं। उन्होंने बड़ी साफ गोई से बात कही है, और भले ही उसको माना जाए ना माना जाए वो, लेकिन वो चूँकि एमिनेंट जूरिस्ट हैं तो उस पर विचार तो करना ही पड़ेगा। उन्होंने दो बातें बड़ी मुख्तसर कहीं। पहली चीज़ उन्होंने ये कहा कि भाई देखिए, पहली तो सीधी सीधी बात है कि न्यायपालिका को राज्य के परिधि में होना चाहिए, इसको राज्य की परिभाषा में सम्मिलित करना चाहिए स्पष्ट रूप से, कोई इसमें लाग लपेट नहीं, अर्थात जुडिशरी इज़ ऑल्सो ए पार्ट ऑफ द स्टेट। पहला उनका स्टेटमेंट ये हो गया। और दूसरा उन्होंने ये कहा कि जो भी न्यायाधीश न्याय करते हैं और बाकायदा अपना दायित्वों का निर्वहन करते हैं, उनके कार्य से, उनके निर्णय से अगर आपके मौलिक अधिकारों का आपको लगता है कि हनन होता है, और उसके लिए आपको प्रमाणित करना पड़ेगा तथ्यों के साथ ऑफ कोर्स, तो वास्तव में सुप्रीम कोर्ट में आपको रिट जुरिस्डिक्शन होना चाहिए कि आप किसी न्यायाधीश के निर्णय के द्वारा यदि मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है हमारे, तो उसमें भी हमको रिलीफ रिट पिटिशन के थ्रू मिलनी चाहिए। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर ऐसा कोई अपना रुख नहीं अपनाया है। अभी वो अपने पुराने रुख पे ही कायम है कि अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव काम कर रहे हैं तब तो आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो सकता है और तब आप आइए हमारे पास रिट लेके, लेकिन अगर हमने जुडिशियल फंक्शन किया है, हमने निर्णय दिया है, तो आप उसमें नहीं आ सकते हैं, क्योंकि तब हम एक जुडिशरी के रूप में काम करते हैं, तब हम स्टेट के पार्ट के रूप में काम नहीं करते। तो दोस्तों, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मुद्दा है और हमेशा अपने जहन में रखिएगा। और इस संबंध में अगर आपके कोई प्रश्न हो तो ज़रूर हमसे शेयर करने की कृपा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।